हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज से हम लोग जो आपका फिटर ट्रेड है उसकी जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि डीजल मैकेनिक का एमसीक्यू सीरीज हमारे चैनल पर चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि फिटर का एमसीक्यू सीरीज शुरू करिए, तो उसी का एमसीक्यू सीरीज आज हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे आईटीआई का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करके अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया हो गया। जो भी क्वेश्चन डिस्कशन के लायक रहेंगे उसको मैं यहाँ पर डिस्कस भी आपसे करने वाला हूँ। ठीक है, इसके पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि फिटर थ्योरी का जो हमारा फुल कोर्स है, थियरी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो 50 लेक्चर्स का हमारा फिटर थ्योरी का फुल कोर्स ऑलरेडी कराया जा चुका है। ठीक है, और 45 प्लस घंटे का ये जो पूरा कोर्स है फिटर का, ये कराया जा चुका है। तो अगर आप थियरी पढ़ना चाहते हैं, थियरी आपका कमज़ोर है, तो सबसे पहले आप ये फुल कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप एक हफ्ते में सारी वीडियोस को देख के इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप हमारा एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन करेंगे, तब आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने फिटर थ्योरी का फुल कोर्स नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके ये जो 50 लेक्चर्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर सभी टॉपिक्स को पढ़ाया गया है, तो आप जाके इन लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए सबसे पहले देखिए, जो एमसीक्यू सीरीज है हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सेफ्टी से जुड़े जो प्रश्न हैं उसको यहाँ पे इस लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, पूछा है विच वन इज़ द पर्सनल सेफ्टी, यानी कि कौन सी एक व्यक्तिगत सुरक्षा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। आपको अपने काम पर ध्यान देना है। अगर आप अपने काम पर ध्यान देके पूरे फोकस के साथ काम करेंगे तो आप क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको एक सिंबल दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये कौन सा सिंबल है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है वर्कशॉप में 4 तरह के सिंबल होते हैं, जिसमें मैंडेटरी साइन होता है, और निषेधात्मक चिन्ह होता है, अनिवार्य चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह होता है और सूचनात्मक चिन्ह होता है। इस तरीके से चिन्ह कुछ होते हैं। तो आपसे ये चिन्ह दिया हुआ है, पूछा है कि ये कौन सा चिन्ह है, इसका नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ये चिन्ह हमें क्या करता है, रुकने का इशारा जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले या दूसरे लेक्चर में मैंने फिटर थ्योरी का जो फुल कोर्स है उसके पहले या दूसरे लेक्चर में इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसने पूछा है कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, यानी कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो लिक्विडेबल जो हमारा कोई ईंधन है उससे अगर कोई आग लगती है तो उस आग को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो क्लास बी की फायर में रखा जाता है। अब अगर आपसे पूछे क्लास ए की फायर में कौन सा होता है, तो हमारा ठोस जो होते हैं जैसे कि कागज़, कपड़ा, कूड़ा करकट, उनसे लगी आग को क्लास ए में रखते हैं। गैस से अगर हमारी कोई आग लगती है तो उसको हम क्लास सी फायर में रखते हैं। और अगर विद्युत से यानी कि शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिक से कोई आग लगती है तो उसको हम लोग क्लास डी फायर में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, यानी कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। मान लीजिए वर्कशॉप में कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय जीवन को बचाने की जो सबसे सही प्रक्रिया है वो क्या है, वो है हमारा फर्स्ट एड। यानी कि सबसे पहले हमको उस आदमी को क्या देना चाहिए, फर्स्ट एड देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपसे पूछा है नेम ऑफ द वार्निंग साइन, यानी कि आपको एक साइन दिया है और पूछा है कि ये कौन सा वार्निंग साइन है। ठीक है, तो ये देखिए ये साइन आपका है, ये साइन आपका है, और पूछा है कि कौन सा साइन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल चलने वालों का मार्ग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अनगार्डेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अनगार्डेड, यानी कि एक ऐसा, मान लीजिए कहीं कोई खतरा है तो वहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, ये सिंबल हमें क्या करता है, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर काज्ड बाई फायरवुड्स पेपर क्लोथ्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लकड़ी, कागज़, कपड़े, इन सब से जो लगी आग को किस में रखते हैं, क्लास ए की फायर में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन BCF, ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसा अग्निशामक यंत्र है जिसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन भरा हुआ होता है। तो ये होता है हमारा हैलोन एक्सटिंग्यूशर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी एक्सटिंग्यूशर यानी कि इसी अग्निशामक यंत्र का उपयोग क्लास डी फायर को बुझाने में किया जाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्लास डी फायर कौन सी होती है, तो क्लास डी फायर होती है विद्युत से लगी आग। सिंपल आपसे देखिए कई प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैलोन फायर एक्सटिंग्यूशर का उपयोग किस श्रेणी की आग को बुझाने में किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, डी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हैलोन फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किस से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, तो दे देगा पेट्रोल, डीजल, गैस या विद्युत, तो आप क्या बताएंगे, विद्युत, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, यानी कि कौन सा ऐसा जो खतरा है जो हमें मैकेनिकल रूप से हो सकता है, तो वो होता है अनगार्डेड मशीनरी। अब अनगार्डेड मशीनरी का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, आपने उसके ऊपर कवर नहीं रखा हुआ है तो आपका कपड़ा फंसा लिया, आपको खींच लिया अंदर, तो ये सब किस तरह के खतरे हैं, ये सब खतरे हैं हमारे मैकेनिकल हैजार्ड यानी कि यांत्रिक व्यावसायिक खतरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग फॉर इंजर्ड पर्सन, यानी कि घायल व्यक्ति के जो रक्तस्राव को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड। यानी कि देखिए घाव को थोड़ी देर मतलब रक्त का थक्का जमने तक हमको क्या करना है, घाव को दबाए रहना है ताकि जो रक्तस्राव को क्या हो सके, रोका जा सके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साइन दिया है और पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइन, यानी कि ये जो साइन दिया हुआ है इसका क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल चलने वालों के लिए मार्ग। आपने रोड वगैरह पर जेब्रा क्रॉसिंग देखा होगा, तो ये क्या होता है, पैदल चलने वालों के लिए जो है मार्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट आर द 3 फैक्टर्स काज फायर, यानी कि 3 ऐसे कौन से कारक हैं जो आग लगने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन ही हमारा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसका आंसर है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। यानी कि सबसे बात भैया पहले हमको फ्यूल मिल जाए, और फ्यूल को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, आग पकड़ेगा। लेकिन आग कब पकड़ेगा, जब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार मिलती रहेगी। जबकि नाइट्रोजन क्या है, हमारा अज्वलनशील गैस है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। यहाँ भी देखिए नाइट्रोजन है, अज्वलनशील गैस है, तो यहाँ भी खत्म। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी अज्वलनशील गैस है, तो यहाँ भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर, यानी कि गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट। यानी कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो जो अगला 30 मिनट, दुर्घटना होने के बाद का जो 30 मिनट है, उससे हम लोग गोल्डन आवर के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि अगर उसी समय मान लीजिए अगर कोई सीरियस खतरा है और रोगी को उपचार नहीं मिला, तो फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर उसी 30 मिनट में हम लोग सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचा दें उसको, या फिर उसका फर्स्ट एड अच्छे से कर दें, तो उसकी जान बच सकती है। तो इसी को हम लोग जो होता है दुर्घटना, उसके 30 मिनट के बाद का जो समय होता है, उसी को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें देखिए आपसे पूछा है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, यानी कि अगर हमको किसी वर्क प्लेस पर हम काम कर रहे हैं, किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप क्या है दुर्घटना को अवॉइड करने का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, बाई ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि सुरक्षा सावधानियों को अगर हम पालन करेंगे तो हम क्या करेंगे, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। बाकी ऑप्शंस तो क्या है, बाद में आते हैं। देखिए ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे पहले सबसे जो पहला कदम है वो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला कदम होना चाहिए हमारा कि बाई ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि सुरक्षा सावधानियों का पालन हमको सबसे पहले करना है। क्योंकि अगर सेफ्टी इक्विपमेंट कितना भी पहन लें, लेकिन भाई लेथ है, अगर लेथ में आप फंस गए, आपका हाथ या कुछ पैर फंस गया, तो फिर आप कितना भी सेफ्टी इक्विपमेंट पहने रहे,
तो वो आप जो आपकी दुर्घटना होगी 100%, ठीक है, क्योंकि आप उस मशीन से तो लड़ नहीं पाएंगे कितना भी सेफ्टी पहन ले। तो इसलिए अगर सबसे पहले आप सावधानियों का पालन करेंगे तो आप क्या होंगे, दुर्घटना से बचे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सिंबल दिया है और पूछा है कि व्हाट डज द सिंबल डोनेट्स, यानी कि ये सिंबल क्या दर्शाता है, ठीक है। तो आइए इसके ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गिव वे, रास्ता देना, इस सिंबल का क्या होता है, मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेशन, यानी कि बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन, यानी कि आपको एक रोड साइन दिखाया गया है और आपसे पूछा है कि ये जो रोड साइन है ये किस तरह का रोड साइन है, ठीक है, किस तरह का रोड साइन है। तो देखिए इस तरह का साइन आपको रोड वगैरह पे दिखते हैं, तो ये साइन देखिए हमको क्या बताते हैं, ये हमें देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन साइन, सूचना का चिन्ह। देखिए अब हम कहीं रोड पर जा रहे हैं तो क्या देखेंगे, भैया इधर दिल्ली है, इधर कानपुर है, इधर हरियाणा है, तो ये हमें क्या दे रहे हैं, एक सूचना दे रहे हैं। ये साइन देखिए पेट्रोल पंप का है, तो ये हमें क्या दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भैया आगे पेट्रोल पंप है, अगर आपके बाइक में पेट्रोल कम है या ज़्यादा है तो आप यहाँ पर पेट्रोल डला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इन्फॉर्मेटिव साइन होते हैं उससे आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली कि इनका जो चिन्ह होता है कैसा होता है, मैक्सिमम आयताकार होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो क्योंकि देखिए जो निषिद्ध चिन्ह होते हैं उनका गोलाकार होता है, ठीक है, और जो चेतावनी चिन्ह होते हैं उनका त्रिकोण में होता है, और जो इन्फॉर्मेशन देने वाले चिन्ह होते हैं उनके जो शेप होता है उनका कैसा होता है, रेक्टेंगल, यानी कि आयताकार होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इनका जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का होता है। तो इन्फॉर्मेटिव साइन का जो बैकग्राउंड होता है वो होता है ग्रीन कलर का, और इनके ऊपर सफ़ेद जो कलर से चिन्ह अंकित रहते हैं, यानी कि ये जो पूरा बैकग्राउंड है कैसा होगा, हरा, और ये जो चिन्ह बना रहेगा ये कैसा रहेगा, ये रहेगा सफ़ेद, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे पूछा है विच फायर एक्सटिंग्यूशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर, यानी कि लिक्विड ऐसा ईंधन जो लिक्विड के फॉर्म में है उससे कोई आग लगी है, जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, अगर इस तरह के पदार्थ से कोई आग लगी है तो हम लोग किस एक्सटिंग्यूशर का, यानी कि किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं फोम एक्सटिंग्यूशर का, यानी कि फोम अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछा है व्हाट ए डोनेट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। देखिए फर्स्ट एड का क्या होता है, ABC होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि जो उसमें ए है वो क्या डिफाइन करता है, यानी कि हमें क्या बताता है। तो ए हमें बताता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एयर वे, ठीक है। ए हमें क्या बताता है, एयर वे के द्वारा हम किसी मतलब रोगी को ले जाएं, ये हमें ए बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, यानी कि जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कंपोस्टिंग। कंपोस्ट खाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो कंपोस्ट खाद में क्या होता है, जो गाय का गोबर वगैरह, गाय भैंस का गोबर वगैरह रहता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, खाद हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कंपोस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, यानी प्लास्टिक कचरा बिन के लिए जो कलर कोड है वो क्या होता है, यानी कि प्लास्टिक जो कचरों को रखने के लिए जो डस्टबिन होता है उसका कलर कोड क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, वो होता है पीला, ठीक है। तो सेफ्टी से देखिए क्वेश्चंस को हम लोगों ने कुछ डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो मॉड्यूल है वो है बेसिक फिटिंग का मॉड्यूल, ठीक है, बेसिक फिटिंग का मॉड्यूल। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक फिटिंग से क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक हमको क्या दिया है, फाइल। फाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, फाइल को हिंदी में बोलते हैं रेती,
ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट दिखाया गया, पूछा है कि इस पार्ट का क्या नाम है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हील, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हील। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए कुछ जो और पार्ट्स हैं फाइल के वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो सरफेस है जिससे कटिंग करता है, जिसको बोलते हैं कटिंग सरफेस या वर्किंग सरफेस, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया हील। ये जो लोहे का एक छल्ला लगा रहता है इस रेती को इस हैंडल में टाइट करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं फेरूल, ठीक है। और इस रेती का जो नुकीला भाग हैंडल के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टैंग, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर, यानी कि एक ट्राई स्क्वायर का क्या यूज है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, टू चेक राइट एंगल, यानी कि समकोण की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं, यानी कि जिसे हम लोग गुनिया भी बोलते हैं। गुनिया आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह का होगा, और इसका हम लोग क्या करते हैं, समकोण की जाँच करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे पूछा है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, यानी कि कौन सा मार्किंग मीडिया क्या है, जहरीला है। अब आपको पता है कि मार्किंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पर एक मार्किंग मीडिया लगाते हैं, मतलब एक तरह से उसका पूरा सरफेस से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ताकि जो भी हम इस पर मार्किंग करें हमको वो क्या हो, बाद में दिखाई दे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई लोहा है, अब आप इस पर मार्किंग करेंगे तो लोहे पर भाई कितना भी अच्छा मार्किंग करेंगे, लोहे का कलर कैसा होता है, काले तरह का होता है, तो उस पर हम मार्किंग करेंगे तो वो हमको दिखेगा नहीं। तो उसके पहले हम क्या कर देते हैं, उस पर एक मार्किंग मीडिया लगा देते हैं, जिसके बाद हम जब उस पर मार्किंग करते हैं तो क्या होता है, वो कलर हमको जो है दिखता है, ठीक है। इस तरीके से जैसे देखिए हमने पूरा पीछे क्या कर दिया, मार्किंग मीडिया लगा दिया। अब हम इस पर कोई मार्किंग करेंगे, देखिए दूसरे, तो क्या होगा, हमें दिखेगा। तो इसमें आपसे पूछा है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, तो हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर, ठीक है। अब देखिए सरफेस गेज आप लोगों ने सुना होगा कि जो सेंटर लेथ का जो सेंटर निकालने के लिए जब हम लोग फोरजा चक का उपयोग करते हैं तो उसका सेंटर निकालने के लिए हम लोग सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। तो इसमें पूछा, उसमें एक स्क्राइबर लगा रहता है कुछ, जैसे मान लीजिए सरफेस गेज है तो कुछ इस तरीके का हमारा देखिए स्क्राइबर उसमें लगा रहता है। तो इसमें पूछता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो कौन सा हिस्सा होता है स्क्राइबर को पकड़ता है, तो वो हमारा होता है स्नग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस, यानी कि जो वाइस आपको फिगर में दिखाया गया है इसका क्या नाम है। तो सिंपल आप लोग इसको जानते हैं, इसका नाम है हैंड वाइस। ऑप्शन नंबर शुरू करते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है अ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज ऑफ, यानी कि जो है कुछ स्ट्रोक के बाद जो हेक्सा ब्लेड है ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड खिंच जाने की वजह से क्या होता है, ढीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपसे पूछा वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ऑकर्स इजली वाइल साइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीसेज एंड द स्टार्ट ऑफ कट, यानी कि जो मान लीजिए हेक्सा है तो उसके जो पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय उसके दांते जो है टूट क्यों जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हैंड फोर्स एक्ट्स ऑनली अपॉन फ्यू टूथ, क्योंकि जो हाथ का दबाव होता है वो क्या होता है, जैसे देखिए आप मतलब हेक्सा को जिस तरीके से पकड़ेंगे, जैसे नॉर्मल अगर हम लोग जो पकड़ते हैं तो बीच में ही क्या होता है, पूरा जो हैंड फोर्स क्या करता है, काम करता है, जिसकी वजह से उसके दांते क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, यानी कि कोई कॉर्नर है उसको हमको एकदम परफेक्ट शेप में स्क्वायर करना है, तो उसके लिए किस चीजल, यानी कि चीजल को हिंदी में बोलते हैं छेनी, किस छेनी का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग जो है किया जाता है।
कुछ इस तरीके का होता है डायमंड पॉइंट चीज़ है, और यहाँ पे क्या होता है चौकोर का जो इसकी एज होती है क्या होती है चौकोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे जो है हथौड़ा दिया गया है, हैमर दिखाया गया है चित्र में, और आपसे पूछा गया है कि इस पार्ट का जो है क्या नाम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं चीक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए आपको कई एंगल्स दिए हैं। देखिए ये चीजल है, ध्यान से समझिए थोड़ा सा डिटेल में। मान लीजिए हमारी वो सरफेस है जिस पर हम क्या कर रहे हैं चीजल के द्वारा या छेनी के द्वारा क्या कर रहे हैं कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं, ये है गामा, ये है बीटा और ये है अल्फ़ा। एक एंगल और होता है उसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपसे पूछा है कि ये जो गामा वाला एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमारी कटिंग एज काम कर रही है, देखिए कटिंग एज कहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पर काम कर रही है। इस पर अगर हम एक लंब डालें, देखिए लंब डाला गया है, जहाँ पर कटिंग एज काम कर रही है उस पर अगर हम एक लंब डालें तो कटिंग एज और लंब के बीच में जो कोण बनता है उससे हम लोग बोलते हैं रेक एंगल। ठीक है, अब बीटा की बात करते हैं। तो जो देखिए एज के बीच में क्या होता है एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कटिंग एज एंगल, जिसे हम लोग पॉइंट एंगल भी बोलते हैं। यानी कि छेनी की जो एज है उसके बीच में कितना कोण है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, और इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग एज एंगल या इसी को बोलते हैं पॉइंट एंगल। अब देखिए तीसरे कोण की तरफ आते हैं। तो तीसरा कोण है हमारा अल्फ़ा। ठीक है, ये वाला कोण देखिए। तो जॉब और जो ये नीचे वाली सरफेस होती है, नीचे वाली कटिंग एज होती है चीजल की, उसके बीच में जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। देखिए ये सतह है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जॉब है हमारी, और नीचे वाली जो कटिंग एज है उसके बीच में जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। अब एक एंगल और होता है उसको भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, वो देखिए जो एंगल है ये वाले एंगल की हम लोग बात करते हैं। ये यानी कि जो एक्सिस होता है, जो चीजल का एक्सिस होता है और जो जॉब होता है, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं झुकाव कोण, यानी कि इंक्लिनेशन एंगल। ठीक है, अब देखिए इंक्लिनेशन एंगल ज़्यादा होगा तो छेनी हमारी क्या करेगी सतह में गड्ढा करेगी, और अगर इंक्लिनेशन एंगल बहुत कम हो जाएगा तो छेनी हमारी क्या हो जाएगी जॉब पर फिसलने लगेगी। तो झुकाव कोण भी क्या होता है मैटर करता है। जो चीजल की एक्सिस है और जो जॉब है उसके बीच में जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं झुकाव कोण। तो यहाँ प्रश्न में आपसे गामा वाला पूछा था, तो गामा वाला ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें आपसे पूछा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर। यानी कि धातु के उस कोण को क्या कहते हैं जिसके कारण बिना टूटे हुए उसे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। देखिए जो मेटल होता है उसको हम लोग खींच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ईंट है, तो क्या ईंट को आप तार के रूप में खींच सकते हैं, यानी कि उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कॉपर का वायर है तो उसको आप तार के फॉर्म में खींच सकते हैं, तो उसमें क्या है डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm। यानी कि आपसे ये पूछा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm है। तो सिंपली यहाँ से आपसे पूछा है क्या, लिस्ट काउंट पूछ लिया है, तो 0.5 पिच दिया है, और अगर क्या है 50 खाने हैं तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.01, यानी कि कितना आगे बढ़ेगा स्पिंडल 0.01 mm। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी सिंपल है। यहाँ पर आपसे जो वर्नियर की रीडिंग है वो आपसे यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले वर्नियर की रीडिंग देने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो वर्नियर का 0 है उसके पहले हमको मेन स्केल की रीडिंग क्या है। ठीक
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन हम लोग देख लेते हैं, 4 और 5 के बीच में 10 ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 से पहले 5 है तो 35, तो यहाँ पर कितना हो गया 35। यानी कि देखिए 0 से पहले जो हमको मेन स्केल वर्नियर का ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, तो वर्नियर के 0 से पहले जो हमको मेन स्केल की रीडिंग दिख रही है वो कितना है 35, तो मेन स्केल की रीडिंग कितना हो गई 35। अब देखिए यहाँ पर जो वर्नियर का 20वां खाना है वो क्या हो रहा है, इससे मिल रहा है, यानी कि वर्नियर का 20 नंबर का खाना हम क्या हो रहा है, मेन स्केल से मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान, तो देखिए मुख्य पैमाना 4 से 5 है, ये सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में देखिए एक खाने का मान कितना है 1 mm बटे वर्नियर पर खानों की संख्या। तो देखिए वर्नियर पर खानों की संख्या कितनी है 50। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, तो फिटर थ्योरी का जो फुल कोर्स का लेक्चर नंबर वर्नियर कैलिपर का है, लेक्चर नंबर 7, आप जाके उसको देख लीजिएगा। अगर एक भी डाउट बच जाएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो वर्नियर और जो नेक्स्ट लेक्चर है स्क्रू गेज, उससे आपका एक भी जो है प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इतने अच्छे से वहाँ पे समझाया गया है। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 mm है बटे वर्नियर पर खानों की संख्या, तो कितनी हो गई 50। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए कि 50 से जब सबसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.02 mm आएगा लीस्ट काउंट, ठीक है। और 20 में 0.02 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 20 में 0.02 से गुणा करिए, यहाँ पे 20 कर दीजिए, ठीक है, 0.4 आएगा। तो और यहाँ पर 35 है तो 35 में प्लस क्या कर दीजिए 0.4 कर दीजिए, तो टोटल रीडिंग कितना आ जाएगी 35.4 mm, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे दिया है 35.4 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए रीडिंग से प्रश्न पूछा गया है, ये है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसका पूछा है रीडिंग, ठीक है। तो इसका देखिए सिंपल है, यहाँ पर देखिए मुख्य पैमाने का मान देखिए यहाँ पर दिया है 40 के बाद यहाँ पर हो गया 41, और यहाँ पर देखिए जो मिनट में हम लोग निकालते हैं 41 डिग्री हो गया, और मिनट का देखिए 30 और 60 के बीच में यहाँ पर एरो दिखाया गया है। तो देखिए 30, ये हमारा 30 है, ये 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 50। जहाँ पर एरो है वो कौन सा ग्रेजुएशन है 50, तो ये हमारा क्या हो गया 41 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, सिंपली चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, यानी कि मान लीजिए कोई पार्ट्स मिल रहे हैं और इनके बीच बहुत हल्का सा गैप है, तो कितना गैप है उसकी जाँच करने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। और फिलर गेज को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लियरेंस गेज, ठीक है। फिलर गेज का एक नाम और है जिसे क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये पूछा है कि डायल कैलिपर का रीडिंग पढ़ना जो है पूछा गया है। तो देखिए सिंपल, डायल कैलिपर में क्या होता है, एक हमारा मेन स्केल होता है, एक हमारा होता है डायल, और डायल और जो मेन स्केल होते हैं ये रैक एंड पिनियन के माध्यम से, देखिए ये हमारा रैक वाला पोर्शन होता है और पूरा डायल क्या होता है एक पिनियन का काम करता है। रैक और पिनियन के माध्यम से ये हमारा रोलर होता है इसको आगे पीछे खसकाने के लिए, ये हमारा लॉक नट होता है इस डायल को लॉक करने के लिए, और ये हमारा लॉक नट होता है मेन स्केल को लॉक करने के लिए, ठीक है। तो आपसे रीडिंग यहाँ पर पूछा गया है, सिंपली हमको वही करना है कि डायल से पहले मेन स्केल का देखिए रीडिंग क्या है, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और देखिए यहाँ पे एक पतला सा खाना और दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि टोटल कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको mm में बदलेंगे कितना आ जाएगा 25 mm, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डायल की। तो देखिए डायल में यहाँ पर जो ग्रेजुएशंस बने हुए हैं, इस डायल जो इंडिकेटर है इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.05 mm। अब देखिए ये जो इंडिकेटर है, ये जो एरो है, ये जहाँ पर है उसमें हम लोग क्या करें 0.05 से गुणा कर दें तो हमको mm में क्या मिल जाएगी, रीडिंग मिल जाएगी। तो देखिए 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि ये जो सुई है किस खाने पर है 24 पर, तो 24 गुणते 0.05 हमको कर देना है, तो कितना आ जाएगा 1.20 आ जाएगा। और 25 हमारा मेन स्केल का रीडिंग था, तो 25 प्लस 1.20
कितना आ जाएगा 0, 2, 5, 1, 6 और 2, यानी कि टोटल जो रीडिंग आ जाएगा इस डायल इंडिकेटर का वो आ जाएगा 26.20। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आपसे पूछा है कि जो वाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन का एक लेक्चर है हमारा, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें जो तरह तरह की ड्रिलिंग मशीन है उसके बारे में पढ़ाया गया है फिटर थ्योरी के फुल कोर्स के अंतर्गत। वो देख लीजिएगा कौन सा लेक्चर है, उसको जाके अगर आपका ड्रिलिंग मशीन से कोई डाउट हो तो आप दूर कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, सक्सेसिव ऑपरेशंस ऑफ ड्रिलिंग। यानी कि अब ड्रिलिंग मशीन में देखिए क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन में कई सारे ड्रिलिंग हेड्स लगे रहते हैं इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए हमको कोई ऐसा जॉब है जिस पर हमको ड्रिलिंग भी करनी है, उसके बाद उसकी बोरिंग करनी है और उसके बाद उसको रीमिंग करके क्या करनी है, उसकी फिनिशिंग भी करनी है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, गैंग ड्रिलिंग मशीन में कई ड्रिलिंग हेड होते हैं जिसमें हमने क्या कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर एक ड्रिल बिट लगा लिया, यहाँ पे एक बोरिंग टूल लगा लिया और यहाँ पर एक रीमर लगा लिया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने जॉब को इस बेस प्लेट पे रखेंगे, पहले यहाँ पर ड्रिल करेंगे, फिर जॉब को इधर सरका देंगे, यहाँ पर इसकी बोरिंग करेंगे और फिर जॉब को यहाँ सरका देंगे, इसकी क्या करेंगे, फिनिशिंग कर लेंगे। तो सक्सेसिव यानी कि क्रमिक रूप से क्या होता है, संचालन किया जाता है। ड्रिलिंग का क्रमिक रूप से संचालन किया जाता है किसमें, गैंग ड्रिलिंग मशीन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपसे पूछा है कि विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, तो वो हमारा होता है डायल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ये प्रश्न शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिया था। ये जो एक्स रूप में, ये क्या है, हमारी एक फाइल है और ये जो एक्स रूप में चिन्हित किया गया पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फेरुल। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें आपसे पूछा है विच फाइल इज़ यूज्ड टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। यानी कि जो फिनिशिंग साइज के समीप एकदम जॉब को बनाने के लिए किस फाइल का उपयोग जो है किया जाता है। तो किस फाइल का उपयोग किया जाता है, सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो फाइल का लेक्चर मैंने पढ़ाया वहाँ पर ग्रेड के हिसाब से रेती को कितने भागों में बांटा जाता है सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो बास्टर्ड कट फाइल होता है, वहाँ पर सेकंड कट फाइल होता है, स्मूथ फाइल होता है, डेड स्मूथ फाइल होता है। और उसमें जो नंबर ऑफ़ टीथ, 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ़ टीथ कितने होते हैं या 1 इंच में नंबर ऑफ़ टीथ कितने होते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपसे पूछा है विच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। यानी कि ऐसी कौन सी फाइल है जिसके पूरे पैरेलल एज होते हैं पूरे लेंथ में। ठीक है, तो कौन सी फाइल ऐसी होती है, हमारी होती है हैंड फाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। यानी कि बेंच वाइज को बनाने के लिए किस मटेरियल, किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो भैया कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपसे पूछा है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन्ड फिनिश सरफेस। मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है जिसको हमने मशीनिंग कर दिया, लेकिन अब हमको क्या करनी है, फिर से उस पर मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक स्पेशल मार्किंग मीडिया चाहिए, क्योंकि जब मशीन्ड सरफेस है एकदम फिनिश रहेगी तो उस पर हम लोग जब कोई मार्किंग करेंगे तो वो हमको दिखेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे मार्किंग मीडिया का उपयोग करेंगे। पहले मार्किंग मीडिया का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद जब उस पर इस तरह से मार्किंग करेंगे तो मार्किंग हमको क्या कर होगा, दिखेगा। तो ये आपसे पूछा है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, तो वो होता है हमारा पर्सियन ब्लू।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। ठीक है, यानी कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिए होते हैं वो किस कारण से दिए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जॉब क्लैंपिंग, जॉब को पकड़ने के लिए। अब स्लॉटेड एंगल प्लेट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि भैया क्यों करते हैं, तो अनरेगुलर साइज का जो जॉब है उसको पकड़ने के लिए। देखिए चक क्या है, चक का जो आपको पता है कि जो लेथ में चक का उपयोग किया जाता है जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका जो उपयोग है क्या है, सीमित है। यानी कि कुछ मान लीजिए अनइवन सरफेस है, उसमें कुछ अलग तरह का जॉब है, हमारा अलग आकृति का है, तो उसको हम लोग नहीं पकड़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस तरह की जो एंगल प्लेट है, इस तरह की, इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए स्लॉट्स कटे होते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जॉब को कस देते हैं, और इधर वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, लेथ के स्पिंडल में कस देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आपसे पूछा है विच कैलिपर इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा कैलिपर है जो मान लीजिए कोई हमारे पास राउंड बार है, इसका हमको सेंटर निकालना है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है, तो वो होता है हमारा जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए जेनी कैलिपर से आपसे और प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो जेनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। तो तीन नाम है जेनी कैलिपर के, जेनी कैलिपर हो गया, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हो गया और ऑड लेग कैलिपर हो गया। तो इन तीनों नाम को याद रखिएगा, आप एग्जाम में कोई भी नाम आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे एक आपको डिवाइडर दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए ये जो एक्स रूप में चिन्हित पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको भैया हम लोग बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फलक्रम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और पूछा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें आपसे पूछा है विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबाउट 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री से अधिक के जो संकीर्ण खांचे हैं उनकी फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है भैया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइफ एज फाइल का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, क्योंकि नाइफ एज फाइल का जो एंगल होता है कितना होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के आसपास क्या होता है, नाइफ एज फाइल का एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपसे पूछा है नेम द डिफेक्ट दैट काज द मेटल चिप्स टू क्लॉट बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, यानी कि जैसे कि फाइल, देखिए फाइल कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। फाइल में क्या होते हैं, एजेस होते हैं, दांते होते हैं। ठीक है, और जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो जो मेटल कटता है, जैसे मान लीजिए हम लोग फाइलिंग करेंगे तो मेटल कटेगा ना भैया, फिनिशिंग तभी तो होगी। तो मेटल के जो कण हैं, मेटल चिप्स हैं, वो क्या होते हैं, इन दांतों में भर जाते हैं। और जब इन दांतों में भर जाएंगे तो हमारा जो रेती है वो काम करना कम कर देगा, और जो उसके द्वारा जो फिनिश की हुई सतह रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, खराब सतह फिनिश होगी, यानी कि अच्छे से फिनिश नहीं होगा। तो पूछा है कि इस फाइल के बीच में जो दांतों के बीच में जो चिप्स या जो धातु के कण हैं उनका भर जाना, उनका घुस जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल, यानी कि फाइल की उसको क्या बोलते हैं, फाइल की हम लोग बोलते हैं पिनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का उपयोग करते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फाइल के दोष को, यानी कि पिनिंग दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पिनिंग दोष को दूर करने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपसे पूछा है विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स, यानी कि ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए मान लीजिए कहीं पर हमको लुब्रिकेशन करना है
किसी भी मशीनरी इक्विपमेंट में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेशन करने के लिए, ऑयल को जाने के लिए हमको क्या बनाने पड़ेंगे, ग्रूव्स बनाने पड़ेंगे, ताकि ऑयल अंदर तक क्या हो जाए, चला जाए। तो यही पूछा है कि जो ऑयल ग्रूव्स हैं उसको काटने के लिए किस छेनी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाफ राउंड चीजल का जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है, हाफ राउंड नोज चीजल का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। इसमें आपसे पूछा है कि आपको जो ये फाइल दिखाई गई है, यानी कि जो रेतियाँ दिखाई गई हैं, इनका क्या नाम है। तो इसका नाम है रिफलर फाइल, यानी कि रिफलर रेती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वाइस से है। इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस, यानी कि आपको चित्र में जो वाइस दिखाया गया है, इस वाइस को क्या बोलते हैं। तो इस वाइस को हम लोग बोलते हैं पिन वाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपका इस वाइस से प्रश्न पूछता है कि इस वाइस का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है। तो जो बहुत ही छोटे औजार पकड़ने के लिए, बहुत ही छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए पिन वाइस का उपयोग किया जाता है। मैक्सिमली आप देखेंगे घड़ी की जो शॉप होती है, वहाँ पर जो कारीगर होता है वो पिन वाइस का उपयोग करता है, क्योंकि घड़ी के जो कल पुर्जे होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पिन वाइस का उपयोग वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपसे पूछा है विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग किया जाता है पेडेस्टल ग्राइंडर का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल्स आफ्टर चैन ड्रिलिंग। ठीक है, यानी कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है वेब छेनी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। इसमें आपसे पूछा है कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा, यानी कि लकड़ी पर जो काम करने वाली आरी होती है, जिसे हम लोग कारपेंटर सा बोल सकते हैं, यानी कि जो बढ़ई होता है जिस आरी का उपयोग करता है, उसको तेज करने के लिए, उसके दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मिल सा फाइल का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए इसमें आपसे पूछा है कि वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड, यानी कि जो हथौड़ा है, मान लीजिए कोई हथौड़ा है, तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग भार के हथौड़े प्रयोग किए जाते हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा कि इस हथौड़े का वजन कितना है, कहाँ पर लिखा होता है। तो वो लिखा होता है चीक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्रश्न पूछता है कि हथौड़े का जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। तो वो उसके जो भार के आधार पर क्या किया जाता है, भार के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिस बंदे ने अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ा है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अब देखिए व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। मान लीजिए आप छेनी से किसी सरफेस पर क्या कर रहे हैं, चिपिंग का कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, क्लियरेंस एंगल बताया था कि मान लीजिए छेनी की ये एज है और जो जॉब है उसके बीच में जो कोण बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल, यानी कि जो चीजल का एंगल है, मान लीजिए इसका कोई एंगल फिक्स है, हमने क्या कर दिया, इस एंगल को कम कर दिया, लेस कर दिया, तो क्या होगा। तो भैया अगर बहुत ही ज़्यादा इस एंगल को, क्लियरेंस एंगल को बहुत ही कम कर देंगे तो चीजल क्या होगा, कटिंग नहीं करेगा, कटिंग करने की जगह इस सरफेस पर फिसल जाएगा। आप खुद ही करके देखिए ना कि अगर आप इसको ज़्यादा एंगल को बढ़ा देंगे तो चीजल क्या होगा, सतह में गड्ढा करेगा, लेकिन अगर इस एंगल को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो चीजल क्या होगा, कटिंग करने के बजाय इस सतह पर फिसल जाएगा, कटिंग कर ही नहीं पाएगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, यानी कि कटिंग एज अंदर नहीं जा पाएगा, चीजल विल स्लिप, चीजल क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58।
8, इसमें आपसे पूछा है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेस विदाउट रप्चर, यानी कि बिना टूटे टेंसाइल फोर्स को क्या करना, रजिस्ट करना, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली जो धातु की प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम होता है भैया टेनेसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, फिगर किसका है, फिगर है माइक्रोमीटर या जिसे हम लोग स्क्रू गेज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले पार्ट जो पूछा गया है, पूछा है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनविल, ठीक है। एनविल क्या काम करता है, स्पिंडल और एनविल के बीच में ही हम लोग क्या करते हैं, जॉब को पढ़ते हैं। तो एनविल क्या करता है, जॉब को पकड़ने का काम करता है, किसके साथ मिलकर, स्पिंडल के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 0.01 mm क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है ट्विस्ट ड्रिल से, और ट्विस्ट ड्रिल जो फिटर थ्योरी का फुल कोर्स है उसमें पूरा एक लेक्चर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फिगर आपको दिया हुआ है, ट्विस्ट ड्रिल है ये पूरा, और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपसे पूछा है कि ये जो कोण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए सबसे पहली बात बता दूँ, ये जो आगे का पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिप, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिप। और ये जो उसके बीच में एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लिप एंगल, या इसी को बोलते हैं पॉइंट एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल। और आपको ये भी बता दूं कि जो सामान्य ड्रिल होता है, ड्रिल तो भाई कई तरह के होते हैं वर्क के हिसाब से, सामान्य ड्रिल के लिए इस जो एंगल पॉइंट एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सामान्यतः प्रयोग होने वाले ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल या लिप एंगल कितना होता है, तो वो होता है 118 डिग्री, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन, इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी में, देखिए आपको दिया है पॉइंट एंगल, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन ड्रिल सैंक, ठीक है। अब देखिए ड्रिल को पकड़ने के लिए उसके ऊपर क्या बना होता है, एक सैंक इस तरह का बना होता है, और इसमें क्या होता है, एक टेपर दिया जाता है। तो पूछा है कि किस तरह का टेपर जो है ड्रिल सैंक में होता है, तो ड्रिल सैंक में होता है मॉर्स टेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इसमें आपसे पूछा है विच इज यूज्ड टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मान लीजिए ड्रिलिंग मशीन में हमने कोई क्या लगा दिया, ड्रिल लगा दिया, अब उसको हमको रिमूव करना है, या कोई सॉकेट लगा दिया, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किस टूल का प्रयोग करते हैं। बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने लेक्चर्स में सभी टॉपिक्स को जो है पढ़ाया हुआ है। 64 में देखिए क्या है कि नेम द टैप रिंच यूज्ड इन द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, यानी कि मान लीजिए कहीं ऐसी जगह पर हमको टाइपिंग करनी है जहाँ पर स्थान क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि जो नॉर्मल रिंच है उसको हम वहाँ पर चलाने के लिए हमको स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किस तरह के टैप रिंच का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो पूरा टैप एंड डाई का 2 लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई हैं। तो फिटर थ्योरी का फुल कोर्स एक बार ज़रूर चेक करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वीडियो को भले डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन आप फिटर थ्योरी फुल कोर्स को एक बार ज़रूर चेक करिएगा, निश्चित ही आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देखिए ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन द आइसोमेट्रिक सेट कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 × 1.5 थ्रेड, यानी कि जो टैप ड्रिल है उसका हमको साइज निकालना है। तो TDS टैप ड्रिल साइज निकालने का फार्मूला क्या होता है, टैप साइज माइनस 1.1 P, ये क्या होता है, ये होता है हमारा पिच, ठीक है।
तो हम लोग टैप साइज कितना है, टैप साइज दिया है आपको 10, तो 10 माइनस 1.1 इंटू पी कितना दिया है 1.5, ठीक है। तो ये कितना आएगा 10 माइनस 1.65, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 8.35, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है 8.35 का, तो देखिए इसके पास ऑप्शन 8.2 है, तो हम क्या कर देंगे, इसी को करेक्ट कर देंगे। अगर 8.35 का ऑप्शन होता तो हम लोग क्या कर देते, इसको करेक्ट कर देते। अब देखिए टैप साइज निकालने के कई फार्मूले होते हैं, सारे मैंने वीडियो में बनाए हुए हैं, तो जाके आप टैप वाला जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग, यानी कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उसमें जो फीड होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट होती है mm पर रिवोल्यूशन, ठीक है, mm पर रिवोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें आपको दिया है एक वर्नियर कैलिपर और आपसे कहा है कि जो ये पार्ट है इसका नाम बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डेप्थ बार। और छोटी मोटी अगर हमको क्या नापना है, गहराई को या ऊंचाई को मापना है, डेप्थ को मापना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, डेप्थ बार का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट एक हमारा एक टूल होता है, उसमें जो प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है, वो कितनी होती है, तो वो होती है 1 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि जो बेवल प्रोटेक्टर होता है, बेवल जो चांदा होता है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है कितनी होती है, तो वो होती है 5 मिनट, ठीक है। तो बेवल प्रोटेक्टर का आपको याद रखना है 5 मिनट, और प्रोटेक्टर हेड कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, उसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर, यानी कि जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 0.002 mm पर 10 mm, यानी कि पर 10 mm पर जो उसकी एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, 0.002 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपसे पूछा है निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, यानी कि विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क्स। तो इसके लिए हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है डॉट पंच। तो पहले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डॉट पंच, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंट, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का कुछ हमारा जो कैलिपर होता है, इस तरीके का यहाँ पर एक डिवाइडर पॉइंट होता है, और इसकी जो दूसरी लेग होती है, यानी कि जो दूसरा पैर होता है, क्या होता है, इस तरीके से कुछ क्या होता है, बेंट होता है। तो इस कैलिपर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस कैलिपर को हम लोग बोलते हैं जेनी कैलिपर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर, और इसी को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। अब ऑड लेग कैलिपर क्या, यानी कि जिसकी दोनों मतलब क्या हो, असमान हो दोनों लेग। तो देखिए एक लेग यहाँ पे बड़ा होता है जिसमें डिवाइडर लगा होता है, और एक लेग यहाँ पर ऐसे मुड़ा हुआ होता है। तो इसी कैलिपर को 3 नामों से जाना जाता है, तीनों मैंने आपको बता दिया, जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज। देखिए सरफेस गेज है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं। तो ये शायद एक लेक्चर में मैंने और डिस्कस किया था कि स्क्राइबर, देखिए ये स्क्राइबर होता है, और स्क्राइबर को पकड़ने के लिए स्नग का उपयोग किया जाता है। और यही आपसे पूछा है कि जो पार्ट आपको दिखाया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिगर से ही पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया कि नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट। तो आइए फिगर हम लोग देखते हैं। देखिए ये है आपको दिया हुआ है फिगर, और इसमें पूछा है कि इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड।
प्रोटेक्टर हेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड, यानी कि जो नीचे आपको फिगर दिया गया है इसमें किस तरह की डेटम का यहाँ पर पालन किया गया है। तो ये है एज डेटम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, यानी कि आपको एक फिगर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक, यानी कि जो फिगर दिया गया है उसका क्या नाम है। इस पर जो पैरेलल ब्लॉक आपको फिगर में दिखाया गया है इसका क्या नाम है। ठीक है, ये आप फिगर अच्छे से पहले देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए ये फिगर है और आपसे पूछा है कि इस पैरेलल ब्लॉक का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस पैरेलल ब्लॉक का नाम है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। 76 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक्स। ठीक है, तो जो वी ब्लॉक्स होते हैं 2 ग्रेड में बनाए जाते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड कई तरह के होते हैं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, डबल लेवल डबल ग्रूव, सिंगल लेवल डबल ग्रूव, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। तो इसमें पूछा है जो ग्रेड ए के वी ब्लॉक होते हैं वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो वो बनाए जाते हैं हमारे हाई क्वालिटी स्टील के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आपसे पूछा है कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवे, यानी कि आपने कोई कीवे बनाया तो यहाँ जो कॉर्नर पर जो मटेरियल रहेगा उसको हटाने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है। तो वो उपयोग किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल का। ठीक है, तो जो चीजल वाला लेक्चर है आप उसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इसमें आपसे पूछा है विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन, यानी कि किस फाइल में एक दिशा में दांतें जो है कटे होती हैं। तो वो हमारी कौन सी फाइल होती है भैया, तो वो हमारी होती है सिंगल कट फाइल। ठीक है, कौन सी फाइल होती है, सिंगल कट फाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। इसमें आपसे पूछा है विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड्स एंड लेदर, यानी कि लकड़ी और चमड़े की जो फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो वो उपयोग किया जाता है रेस्प कट फाइल का। बहुत बार ये प्रश्न जो है पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि आप जो अब तो साइकिल का उतना कम हो गया, पहले जब हम लोग साइकिल का पंचर बनवाने जाते थे तो वहाँ पर जो साइकिल बनाने वाला रहता था तो देखिए ट्यूब को जिस रेती से पहले उस पर सोलेशन लगाने से पहले एक रेती होती थी उसके पास, उससे घिसता था। वो किस तरह की रेती होती थी, तो वो होती थी रेस्प कट फाइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें आपसे पूछा है वाई द कटिंग फेसेज ऑफ फाइल्स आर स्लाइटली बेवेल्ड ऑन लेंथ वाइज, यानी कि लेंथ वाइज जो फाइल के फेस होता है उसको लेंथ वाइज जो है बेवेल्ड क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी के लिए फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड ईजियर, यानी कि फ्लैट सतहों की फाइलिंग को आसान करने के लिए उसके जो फेसेस हैं उसको लंबाई में क्या कर दिया जाता है, बेवेल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच पिच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज ब्रॉस एंड कास्ट आयरन, यानी कि ब्रॉन्ज ब्रास और कास्ट आयरन की जो मटेरियल को जो काटने के लिए किस पिच की ब्लेड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1.80 mm की पिच की जो है ब्लेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें आपसे पूछा है व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया भी था कि क्लियरेंस एंगल क्या होता है, रेक एंगल क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है और जो पॉइंट एंगल है चीजल का वो क्या होता है। तो अगर आपने उन चीज़ों को समझा है तभी आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूछा कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। तो देखिए थोड़ा सा समझिए। देखिए मान लीजिए ये आपकी कटिंग सरफेस है और ये है आपकी छेनी। तो जो कटिंग एज नीचे वाली रहती है उसके और जो जॉब के बीच में जो कोण होता है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीयरेंस एंगल। अब देखिए क्लीयरेंस एंगल बढ़ाते जाएंगे तो छेनी हमारी क्या होती जाएगी, सीधी होती जाएगी। तो ये क्या करेगी, सतह में गड्ढा करने लगेगी, और यही आपसे पूछा है। जबकि क्लीयरेंस एंगल इधर कम करते जाएंगे तो छेनी यहाँ आएगी, तो सतह पर क्या होगी, स्लिप होगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक है, तो क्या होगा, छेनी जो है सतह में क्या करेगी, गड्ढा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर आपका जो है देखिए बी वाला देखिए दिया हुआ है कि डिगिंग ऑन द सरफेस, यानी कि सतह पर क्या कर देगी, गड्ढा कर देगी, यदि क्लीयरेंस एंगल बहुत अधिक होगा, और कम होगा तो सतह पर क्या करेगी, स्लिप करेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। इसमें आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पज। रिवेटिंग के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इंजीनियर का पसंदीदा हथौड़ा कौन सा होता है, तो वो भी कौन सा होता है, वो होता है हमारा बॉल पिन हैमर। कुछ इस तरीके से रहता है, और यहाँ पर नीचे जो रहती है एक बॉल टाइप का शेप बना रहता है, और ऊपर क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो कटिंग स्पीड होती है वो क्या, उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, तो वो होती है मीटर प्रति मिनट। लेथ में भी यही होती है, ऐसा कि नहीं है कि लेथ में कोई ऑपरेशन करेंगे तो उसमें जो कटिंग स्पीड है वो भी हम लोग किस में निकालेंगे, मीटर प्रति मिनट में ही निकालेंगे। और अगर आपसे पूछे फीड की इकाई क्या होती है, अगर आपसे पूछे कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई होती है mm पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपको एक फिगर दिखाया गया है, इसमें पूछा है कि ड्रिल में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है, तो आइए फिगर को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको एक ट्विस्ट ड्रिल दिखाया गया है यहाँ पर, और पूछा है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिप। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए ये भी एक लिप है और ये भी एक लिप है, इन लिप्स के बीच में जो एंगल बनता है, देखिए ये वाला बढ़ा दें, तो इन लिप्स के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं लिप एंगल, या इसी को बोलते हैं ड्रिल का पॉइंट एंगल। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और सामान्य ड्रिल के लिए, यानी कि सामान्य पर्पज के लिए जो ड्रिल उपयोग होता है उसके लिए लिप एंगल कितना होता है, 118 डिग्री। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है फिगर से प्रश्न पूछा गया है कि ड्रिलिंग मशीन में यक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फिगर में इसको। देखिए ये आपका ड्रिलिंग मशीन का जो है फिगर दिखाया गया है, और आपसे पूछा है कि जो ये भाग दिखाया गया ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल चक। ठीक है, और ड्रिल चक में ही जो हमारा ड्रिल होता है, चाहे ट्विस्ट ड्रिल हो या कोई ड्रिल हो, उसको क्या किया जाता है, उसको होल्ड किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। देखिए ये हमारा बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, और इसको आप तभी कर पाएंगे जब आपने हमारा जो थ्रेड वाला लेक्चर है वो देखा होगा। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात नहीं, और नहीं समझ में आ रहा है तो थ्रेड वाला जो लेक्चर है, 2 लेक्चर्स हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द माइनर डायामीटर ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले थ्रेड का थोड़ा सा प्रोफाइलिंग समझिए। देखिए थ्रेड कैसा होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का कुछ थ्रेड होता है, इधर भी रहेगा। मान लीजिए कोई बोल्ट है हमारा, तो ऐसे ऐसे बोल्ट में क्या कटी होगी, थ्रेड कटी होगी इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे एक डेप्थ का टर्म यूज किया गया है कि थ्रेड डेप्थ क्या होती है। तो जो क्रेस्ट और रूट के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि मान लीजिए ये क्रेस्ट है और ये रूट है, इसके बीच की जो ये दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेड डेप्थ। ठीक है, अब देखिए क्रेस्ट से जो अगर हम क्रेस्ट को टच करते हुए, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको टच करते हुए एक वृत्त खींचें, तो उससे जो वृत्त जाएगा उसका जो डायमीटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेजर डायमीटर, यानी कि मेजर व्यास। और अगर इस रूट से
हम अगर रूट से होते हुए अगर एक वृत्त खींचें, यानी कि नीचे की तरफ से एक वृत्त खींचें, तो और इससे होता हुआ जो वृत्त जाएगा उसका जो डायमीटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं माइनर डायामीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा कि माइनर डायामीटर को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो ये देखिए, मेजर डायामीटर, और मेजर डायामीटर से 2 इंटू डेप्थ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनर डायामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इतना समझा सकता हूँ, इतना ही समझा सकता हूँ, बाकी आप वीडियो देखिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे कहा है कि माइनर डायामीटर क्या होता है, तो माइनर डायामीटर होता है मेजर डायामीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके देखिए एक स्क्रू गेज दिखाया गया है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्क एज एक्स, यानी कि स्क्रू गेज आउटसाइड माइक्रोमीटर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। वो आपसे पूछा है कि जो ये वाला पार्ट है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं थिम्बल। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 जो स्क्रू गेज का लेक्चर नंबर 8 है, जाके आप उसको देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, इसमें देखिए आपको एक फिगर दिया गया और आपसे पूछा है कि इसकी रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कौन सा ये माइक्रोमीटर है, नहीं तो आप तुरंत गलत कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोमीटर है 50 to 75 mm वाला, यानी कि 50 से कम ये नहीं मेजर कर सकता है भैया। बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 50 से 75 के बीच में जिन चीज़ों का मेजरमेंट रहेगा उन्हीं को क्या कर पाएगा, उन्हीं को ये मेजर कर पाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसकी रीडिंग क्या है। तो रीडिंग निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इसका ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल के पहले जो हमको मुख्य पैमाने का मान दिख रहा है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 50 से कम मेजर नहीं करेगा, तो 50, 5, 55, 5, 60। ठीक है, अब 60 के बाद देखिए 60 हमारा हो गया, और 60 के बाद देखिए ग्रेजुएशन है इसका 61, 62, 63, और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है 63.5, यानी कि नीचे वाला देखिए यहाँ पे नीचे आपको और दिख रहा है ये वाला पॉइंट 63.5। तो हमारा मुख्य पैमाने का मान कितना आ गया, 63.5। अब हमको क्या करना है, जो सर्कुलर पैमाना है, यानी कि ये जो सर्कुलर पैमाने पर कितनी रीडिंग आ रही है ये हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मुख्य पैमाना लिख लेते हैं 63.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा खाना सर्कुलर स्केल का कौन सा खाना ये जो डेटम लाइन है इससे मिल रहा है, तो 10, 11, 12, 13, यानी कि 13वां खाना क्या मिल रहा है, जो सर्कुलर स्केल का 13वां खाना इस डेटम लाइन से मिल रहा है। और जो आपको पता है कि जो स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है वो कितना होता है, 0.01 mm। तो जो खाना मिल रहा है उसको गुणा कर देंगे किससे, अल्पतमांक से, यानी कि लीस्ट काउंट से, तो 0.01। और जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.13। तो हमको क्या करना है, यही वाला जो मान है 0.13 वाला, इसको मुख्य पैमाने के मान में जोड़ देना है। तो मुख्य पैमाना था 63.5, और जो सर्कुलर पैमाने का मान आया कितना आया, 0. यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0.13। ठीक है, तो 3, 5, 1, 6, यहाँ पे दशमलव लग गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे फिर 6। तो जो रीडिंग आ गई हमारी कितनी आ गई, 63.36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप रीडिंग नहीं निकाल पाते हैं, एरर वगैरह नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, तो भाई लेक्चर नंबर 8 से आके देख लेना, पूरा सीरीज मत देखना, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो लेक्चर नंबर 8 जो स्क्रू गेज वाला है, और लेक्चर नंबर 7 जो वर्नियर कैलिपर वाला है, उसको जाके आप ज़रूर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको एक फिगर दिया गया है डेप्थ बार का, डेप्थ गेज का, और उससे जो है प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये है फिगर। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि ये वाला जो पार्ट है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया गया है और पूछा है कि इसका क्या नाम है। तो देखिए ये फिगर से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि ये जो बेंच वाइज और जो क्विक रिलीज वाइज दोनों का फिगर क्या होता है, एक तरह ही होता है, थोड़ा सा एक अंतर होता है इस फिगर में। यानी कि देखिए अगर आपको फिगर दिखाया जाएगा बेंच वाइज का, और एक हमारा होता है क्विक रिलीज वाइज, क्विक रिलीज
वाइस, दोनों का जो फिगर है, दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, एक तरीके से ही होता है। बस जो क्विक रिलीज वाइस है वहाँ पर एक अंतर होता है कि उसमें क्या लगा होता है, एक स्प्लिट नट लगा होता है। ठीक है, स्प्लिट नट। ठीक है, तो इस फिगर से यहाँ पर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन ऑप्शन में क्विक रिलीज वाइस इसका आंसर दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर वही इसका जो है सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्विक रिलीज वाइस। फिगर में जो वाइस दिया है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक रिलीज वाइस बोलते हैं। अगर आपको ऐसे अंतर समझना है तो जो बेंच वाइस होता है उसमें किसी भी तरह का स्प्लिट नट नहीं लगा होता है, और जो क्विक रिलीज वाइस होता है उसमें स्प्लिट नट लगा होता है। बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। इसमें देखिए आपको एक फाइल दिखाया गया है, पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेफ एज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, क्यों, देखिए कुछ फाइल ऐसी रहती हैं जिनकी जो ये एज होती है इस पर भी दांतें कटे होते हैं। तो इस दांतों से क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर कोई इस तरह का आपका जॉब है, आप यहाँ पर फाइलिंग कर रहे हैं और आपको इसी सरफेस पर फाइलिंग करनी है, लेकिन जब आप इस जगह पर फाइलिंग करेंगे तो ये जो बगल वाला एज है अगर इस पर भी दांतें कटे रहेंगे तो ये इस वाले जो सरफेस फिनिश्ड सतह है इसको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर दांतें नहीं हैं तो ये वाली जो सतह है ये क्या रहेगी, सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो इसीलिए इस एज की फाइल, इस तरह की जो फाइल होती है जिनके एज पर टीथ या दांतें नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेफ एज फाइल। और ये जो एज है जिस पे दांतें नहीं होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेफ एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ये जो फिगर में, ये जो चित्र में आदमी प्रक्रिया कर रहा है इसका क्या नाम है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख गया ट्राई स्क्वायर और गुनिया। ठीक है, ट्राई स्क्वायर को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गुनिया बोलते हैं। तो सबसे पहले जो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन भी दिया हुआ है, सबसे पहला जो विद्यार्थी के मन में ऑप्शन आता है वो क्या आता है, मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमको इस ऑपरेशन को ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोण का उपयोग कर नहीं कर रहा है। यहाँ पर ट्राई स्क्वायर या जो गुनिया होता है उसका उपयोग और होता है कि चेकिंग फ्लैटनेस, यानी कि किसी भी सतह की समतलता को। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपने जो डायल इंडिकेटर है उसका एक्यूरेसी का बराबरी करेगा, लेकिन नॉर्मल रूप से जो हम लोग वर्कशॉप में जॉब वगैरह बनाते हैं, अगर हमको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा, डायल गेज का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल अगर आप कोई भी जॉब बना रहे हैं तो हम लोग जो फ्लैटनेस चेक करते हैं वो गुनिया का जो ब्लेड होता है इसी की सहायता से हम लोग जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टॉक होता है पकड़ने के लिए, जो इसका ब्लेड होता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लैटनेस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चेकिंग फ्लैटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें आपसे पूछा है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग, यानी कि मान लीजिए कोई फोर्ज्ड सरफेस है जिस पर हमने हैमरिंग करके उसकी फोर्जिंग किया है, या कोई कास्ट सरफेस है, तो ये सब क्या होती हैं, अनफिनिश्ड सरफेस होती हैं। और अगर इस पर हमको कोई मार्किंग ऑपरेशन करना है तो हम किस मार्किंग मीडिया का उपयोग करेंगे, तो हम वाइट वाश वाला जो मार्किंग मीडिया है उसका उपयोग करेंगे। चलिए मैं आपसे कमेंट पुटअप करता हूँ। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर मशीन्ड सरफेस है कोई तो उस पर हम किस मार्किंग मीडिया का उपयोग करेंगे, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। इसमें आपसे पूछा है कि विच इज़ यूज्ड टू फिनिश द रीशार्प्ड डिवाइडर पॉइंटर, यानी कि पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया था। सिंपल आप समझिए, डिवाइडर का पॉइंट हमको शार्प किया है हमने और उसको हमको क्या देनी है, फिनिश देनी है। तो उसके लिए हम लोग ऑयल स्टोन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। तो बेवल प्रोटेक्टर का सिंपल यूज होता है
मीजर द एंगल, कोण को मापने के लिए बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग होता है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, अधिक एक्यूरेसी के साथ, यानी कि जो नॉर्मल प्रोट्रैक्टर होता है वो हमें सिर्फ डिग्री में जो है कोण को बताता है। तो अगर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, यानी कि डिग्री के साथ साथ मिनट में भी हमको कोण चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि जो बेवल प्रोट्रैक्टर होता है उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, तो वो होता है 5 मिनट। और अगर डिग्री में पूछे, डिग्री में बेवल प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कितना होता है, तो वो होता है 1/12 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में आपको एक फाइल दिखाई गई है और पूछा गया है कि ये जो फाइल आपको दिखाई गई है इसका क्या नाम है। तो इस फाइल का नाम है टिंकर्स फाइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग हालो सिलेंड्रिकल जॉब्स, यानी कि खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है, तो पाइप वाइस का उपयोग किया जाता है। देखिए कुछ इस तरह की होती है पाइप वाइस, यहाँ पर इसके टीथ होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसी के बीच हम लोग क्या करते हैं, किसी पाइप को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये फिक्स्ड जा होता है हमारा, ये मूवेबल जा होता है, ऊपर क्या लगा होता है, एक हैंडल लगा होता है। जो वाइस वाला लेक्चर है उसमें मैंने सभी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कट कॉन्डुइट एंड अदर थिन ट्यूब्स। कॉन्डुइट और अदर थिन ट्यूब्स को काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड है उसका जो पिच है वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0.8 mm। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें आपसे पूछा है विच मेटल कटिंग सा इज यूज्ड फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स, यानी कि विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है कंटूर बैंड सा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा।